हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण IAS PCS। ये 18th में इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस है। यहाँ पे जो भी न्यूज आर्टिकल्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। हम इन न्यूज आर्टिकल्स के शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं और ये इन न्यूज आर्टिकल्स के समरी होते हैं और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज आर्टिकल के साथ, जो कि एडिटोरियल पेज से लिया गया है। अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना विजिट पे थे। इस न्यूज आर्टिकल में बताया गया है कि इस विजिट के दोनों कंट्रीज के क्या ऑब्जेक्टिव, क्या एम थे और कितना पूरा हुआ, और उसमें जो है चाइना का अपर हैंड वो कैसे रहा, ये पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। इस न्यूज आर्टिकल में बताया गया है कि ट्रंप, जो कि एक बिजनेसमैन है, तो उनका जो ऑब्जेक्टिव था यूएसए के जो फाइनेंशियल या इकोनॉमिक पर्पस है वो पूरे होने चाहिए, और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो था जो न्यूज हेडलाइंस है यूएसए और वर्ल्ड वाइड, वो जो है उनके फेवर में। जो उनका डोमेस्टिक इशू है, जैसे कि अभी जो ईरान वॉर चल रहा है, तो उसके प्रति जो लोगों का रिसेंटमेंट है या प्रोटेस्ट है, उसको जो है उससे डाइवर्ट किया जाए अटेंशन, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद ये दिखाना था कि हम जो है अभी भी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को डोमिनेट करते हैं। सो ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है यूएसए के थे। सो अगर आप केयरफुली इन ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव्स जो है इमीडिएट थे, मतलब कि ऐसा होता हुआ दिखना चाहिए। जबकि उसके उल्टे चाइना जो है काफ़ी पेशेंस था उसमें, और उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि जो चाइना और यूएस के बीच राइवलरी है, ये जो चाइना का ये नैरेटिव बन रहा है कि ये सुपर पावर एक बन रहा है और वो यूएस को चैलेंज कर रहा है, उसको जो है फॉर्मली इस्टेब्लिश करना था, वो होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद चाइना का ये ऑब्जेक्टिव था कि वर्ल्ड को ये दिखाना कि हम जो है यूएस के सैंक्शंस के बावजूद हम सरवाइव कर सके हैं, और हम जो है अपनी इकोनॉमी को इन सैंक्शंस के बाद भी स्टेबल रखे हुए हैं, और हम जो है एक सुपर पावर की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो चाइना का मेन ऑब्जेक्टिव था वो था सुपर पावर नैरेटिव को और फर्मली इस्टेब्लिश करना, और इसमें जो है चाइना ने काफ़ी लॉन्ग टर्म सोच करके ये ऑब्जेक्टिव्स रखे थे। इसके बाद इसमें एक फ्रेज यूज किया गया है, स्ट्रेटजिक कंपटीशन। ये जो है यूएसए के द्वारा यूज किया गया फ्रेज है। जो ब्रॉडर इसका अगर अर्थ निकाले तो इसका मतलब होता है कि चाइना जो है यूएसए और दूसरी इकोनॉमीज को कन्फ्रंट कर रहा है, मतलब कि चाइना का जो बिहेवियर है वो कन्फ्रंटेशनल है, मतलब कि वो ग्लोबल इकोनॉमी को डोमिनेट करना चाहता है। जबकि जो बीजिंग जो है यानी चाइना जो है नैरेटिव, अपना जो नैरेटिव जो है अपने फेवर में इसको कैसे कर रहा है, उसने कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी इस फ्रेज को यूज किया है। इसका मतलब होता है कि वो यूएस से राइवलरी तो चाहता है, वो चाहता है कि वो लोग जो है वर्ल्ड पावर, वर्ल्ड जो है दुनिया उसको सुपर पावर के रूप में देखे और ये चर्चा जो है जारी रखे, बट इसको स्टेबल रखना चाहता है। मतलब कि वो कन्फ्रंटेशन तो करना चाहता है, बट वो स्टेबल कन्फ्रंटेशन करना चाहता है, ताकि वर्ल्ड को एक मैसेज जाए, न तो कन्फ्रंटेशनल है और न ही वो इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए, वर्ल्ड के ऊपर इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया गया है, G2 फॉर्मुलेशन। ये जो है ये प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा ये बार बार कहा जा रहा था चाइना को लेकर के कि यूएसए और चाइना जो है दो कंट्रीज हैं G2, ये दो ग्रेट पावर्स हैं जो कि वर्ल्ड को नैरेटिव को सेट करेंगे। सो आर्टिकल में बताया गया है ऑथर के द्वारा, ये ट्रंप के द्वारा जो ये हर प्लेटफॉर्म पे ये बोला जा रहा था G2, वो होता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा है। बिकॉज इस समिट में ये देखने को मिला कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखे, मतलब इसको सिंपल तरीके से देखे तो ऐसा लगेगा कि यूएसए ने चाइना की तरफ सरेंडर कर दिया है, कि चाइना जो है वो सुपर पावर बन रहा है और यूएसए जो है अब उसमें कुछ नहीं कर सकता है। ये मैं सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ। उसके बाद जो अगर स्पेसिफिक इशू की बात करें कि कौन कौन से चीज़ें चर्चा में रही और कौन कौन से चीज़ों पे कुछ बोला गया या नहीं, वो उसमें अगर बात करें तो चाइना की तरफ से जो यूएसए के जो लॉन्ग टर्म जो चर्चा में चलती रही है कि चाइना के जो साथ ट्रेड डेफिसिट है वो, या फिर इंडस्ट्रियल ओवर कैपेसिटी, मतलब कि यूएस से जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो शिफ्ट होकर के चाइना में आई है वो, और दूसरे स्ट्रक्चरल इशू, तो चाइना जो है इस पे साइलेंट था, मतलब इन सब चीज़ों पे उसके जो स्टेटमेंट आए उसमें उन्होंने कुछ नहीं बोला है। जबकि जो यूएस जो है
उनके मुद्दों में ये सब शामिल था। इसके बाद जो मेन एक इशू था ताइवान, इस जो समिट था इसके बीच में ही चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ये वार्निंग दिया था कि अगर ये ताइवान का इशू जो है अगर प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया तो ये जो है दोनों देशों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट का मेन कारण बन सकता है। और ये तब जब जो ट्रम्प जो है चाइना के विजिट पे थे, जबकि यूएस जो है इस पे बिल्कुल साइलेंट था। ऑफिशियल स्टेटमेंट में ताइवान के प्रति कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं था। और इसमें एक और बात की चर्चा की गई है कि ताइवान को $14 बिलियन आर्म्स पैकेज दिया जाने का यूएस का कमिटमेंट है, इस पे कुछ बोला नहीं गया है। इसके अलावा जो दोनों देशों के बीच जो सहमति बनी वो था स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर की। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ये जो है ये फ्री होना चाहिए। और ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन का क्वेश्चन है उसमें दोनों की सहमति बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा जो दोनों देशों के बीच एक और राइवलरी है वो है एआई को लेकर के। अभी एआई जो है हर एस्पेक्ट में एंटर कर रहा है। सो ग्लोबल पावर डोमिनेंस के लिए एआई जो है इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है चाइना जो है चिप मैन्युफैक्चरिंग इसको जो है पूरी तरह से इंडिजिनाइज कर रहा है, मतलब कि यूएस पे जो भी उसका डिपेंडेंट है उसको कम से कम करके उसको एलिमिनेट करेगा। और इतना ही नहीं, जो रेयर अर्थ एलिमेंट है जो कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड एलिमेंट है जिसपे कि चिप और पूरा इकोसिस्टम जो डिपेंड करता है वो जो है उस पर चाइना का डोमिनेंस है और इस डोमिनेंस को वो बरकरार रखना चाहता है। सो ये पूरे न्यूज़ आर्टिकल में ये बताया गया है कि चाइना जो कि एक बहुत ही पेशेंट पार्टी लगा और उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक लॉन्ग टर्म गोल है, जबकि जो यूएसए का जो ऑब्जेक्टिव था वो इमीडिएट इफेक्ट के रूप में देखा जा रहा था। इसके साथ साथ इंडिया का जो कंसर्न है, अगर यूएस और चाइना के रिलेशंस जो है स्टेबल होते हैं तो ये कहीं ना कहीं समझा जा रहा है कि इंडिया का इम्पोर्टेंस यूएसए के लिए जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये इंडिया के लिए कंसर्न है और इससे जो इंडिया का स्ट्रेटजिक स्पेस है वो कम होता है। मतलब कि इंडिया के अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको जो है कैसे साधा जाए, तो इसके लिए जो दो कंट्रीज के बीच बैलेंस है उसमें स्पेस जो है इंडिया को कम मिलेगा। सो इस न्यूज़ आर्टिकल में जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने चाहिए, ये जो फ्रेज यूज किया गया है ये आप मेंस पॉइंट में यूज कर सकते हैं, स्ट्रेटजिक कंपटीशन वर्सेस कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी। उसके बाद G2 फॉर्मुलेशन ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। एआई जो राइवलरी है वो एक नोटेबल पॉइंट है। और फिर जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स है वो आपको नोट करने चाहिए। और जो सबसे मेन इंडिया का क्या कंसर्न है वो मेन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है जो नोटेबल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल अगेन एडिटोरियल पेज से है। इसमें एग्रीकल्चर सब्सिडी से रिलेटेड जो इशू है और उसका क्या इकोनॉमिक इफेक्ट है और उसका क्या सॉल्यूशन है इसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। अभी ईरान वॉर की वजह से जो सप्लाई चेन में डिसरप्शंस हुआ है उसकी वजह से क्रूड ऑयल इसका जो प्राइस है वो काफ़ी हाई जा रहा है। और इसके साथ साथ रुपी भी डिप्रिसिएट कर रहा है, मतलब कि रुपी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है। सो ये एक विशियस साइकिल होता है जिसमें कि ज़्यादा इम्पोर्ट में खर्च होता है, उससे जो है रुपी वीक होता है और फिर जो है रुपी वीक होने से और ज़्यादा इम्पोर्ट पे खर्च होता है और फिर और ज़्यादा जो है इम्पोर्ट बिल आता है। ये एक विशियस साइकिल हो जाता है। अभी जो ईरान वॉर है उसके वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं वो तो फ्यूचर इन्फ्लेशन को लेकर के ये इंडिकेट करता ही है। जो हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर है जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है नेचुरल गैस, उसके लिए हम वेस्ट एशिया जो गल्फ कंट्रीज़ है उन पे काफ़ी कुछ डिपेंड करते हैं। सो हम एग्रीकल्चर में जो डिफरेंट सब्सिडीज़ देते हैं उसमें फर्टिलाइज़र, डीजल जिससे कि डिफरेंट मशीनें चलाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देते हैं और एमएसपी पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को गवर्नमेंट के द्वारा खरीदा जाता है। तो ये जो है सब्सिडी जो है ये एग्रीकल्चर सब्सिडी काफ़ी हमारे बजट का काफ़ी हिस्सा जो है अलोकेट करना होता है। और उसमें भी यूरिया और डाई अमोनियम फॉस्फेट ये मेनली यूज होते हैं और यूज ही नहीं होते हैं,
ये बहुत ज़्यादा मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा ही यूज होते हैं। तो ये पूरा जो सब्सिडी है और उसके लिए बजट एलोकेशन है, तो गवर्नमेंट के पास जो है फिस्कल डेफिसिट और उससे रिलेटेड जो चैलेंजेज है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि सब्सिडी जो कि एग्रीकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो तो है ही है, बट जो हमारे रिफॉर्म्स है, जो हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, उसमें कहीं न कहीं हम लैग कर रहे हैं। और इसका एक उदाहरण दिया जा रहा है, जो अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स लाए गए थे, जो लॉज लाए गए थे और उसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, तो गवर्नमेंट ने उस लॉ को रोल बैक कर लिया था। एक जिसका कि इम्पोर्टेंट एक रीज़न है कि गवर्नमेंट को इससे पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है। सो अगर रिफॉर्म्स नहीं हों, गवर्नमेंट इस तरह के रिस्क नहीं लेगी और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है, जो मेन वजह है, वो सॉल्व नहीं होगा, तब ये सब्सिडी का इशू जो है और भी बढ़ता जाएगा और फ्यूचर इम्प्लीकेशन उसके और जो है बड़े हो सकते हैं। सो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? अभी हम फोकस कर रहे हैं सब्सिडी, मतलब कि किसानों को इनपुट जो है उनको कम से कम प्राइस पे अवेलेबल हो, जबकि हमें फोकस क्या करना चाहिए? उनके लाइवलीहुड पे। मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि हम सब्सिडी पे फोकस कर रहे हैं, मतलब कि हम इनडायरेक्टली फोकस कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम क्या करना चाह रहे हैं? उनके लाइवलीहुड को अच्छा करना चाह रहे हैं। तो हम क्यों ना लाइवलीहुड पे मेनली फोकस करें और उसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब कि जो कैश ट्रांसफ़र है, वो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स है, वो हमें लाने ही होंगे। और जो ट्रांजिशन है, मतलब कि सब्सिडी से निकल के जो उनके लाइवलीहुड को अच्छा करने के लिए जो एक ट्रांजिशन होगा, उसको मैनेजेबल ट्रांजिशन, मतलब कि उसको जो है कैसे हम मैनेज करते हैं, उसको कैसे हम स्ट्रक्चरली जो है उसको डिराइव करते हैं, इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है। सो इस न्यूज़ आर्टिकल में जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है ये कि हमें सब्सिडी से जो ट्रांजिशन है, वो जो है एक करेक्ट वे में करना होगा और हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए, वो एग्रीकल्चर से जुड़े जो लोग हैं उनके लाइवलीहुड को इंक्रीज करना, ना कि सब्सिडी। सो सब्सिडी के क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ये आप अपने पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये आप अपने पॉइंट्स में यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल अगेन एडिटोरियल पेज से है। ये इंडियन इकोनॉमी और उसके ग्रोथ स्टोरी, इसको लेकर के है। अभी आप सुन रहे हैं कि रुपीज़ जो है वीक हो रहा है और उसका जो इम्पोर्टेंट उसकी वजह बताई जा रही है, वो है कि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है अपने पैसे को बाहर ले जा रहे हैं। और उसका जो एक मेन रीज़न बताया जा रहा है, वो है जो दूसरे कंट्रीज़ हैं और उनमें जो टेक्नोलॉजी और एआई से रिलेटेड जो सेंटिमेंट है, वो जो है स्ट्रेंथन हो रहा है। मतलब कि इन्वेस्टर्स जो है ये सोच रहे हैं कि एआई से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, वो फ्यूचर में जो कंट्रीज डोमिनेट करेगा, उसका उसके यहाँ इन्वेस्ट करना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। सो ये वजह बताई जा रही है रुपीज़ के वीक होने के। बट इस न्यूज़ आर्टिकल में ये बताया गया है, इस कॉलम में ये बताया गया है कि एक इसका दूसरा पहलू ये है कि इंडिया का जो अपना ग्रोथ स्टोरी है, जो जिस तरह से इंडिया का ग्रोथ डिराइव होता है, मतलब कि ग्रोथ का जो स्ट्रक्चर है, उसमें कहीं न कहीं खामी है, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। सो मैंने पहले बताया कि जो दूसरे कंट्रीज़ है लाइक यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और ब्राज़ील, इनमें जो इन्वेस्टर्स है वो अपना फेथ दिखा रहे हैं, मतलब कि अपना इन्वेस्टमेंट जो है इन कंट्रीज़ में कर रहे हैं। और उसकी जो एक मेन वजह है, वो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है। बिकॉज़ टेक्नोलॉजी और फिर उससे फ्यूचर जो स्ट्रेंथ होता है, टेक्नोलॉजी लाइक एआई बूम, मतलब कि एआई से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है, वो जिन कंट्रीज़ में अच्छा है, सो इन्वेस्टर्स जो है वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। जबकि इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है कि जैसे कि साउथ कोरिया, ताइवान, ये भी जो है एनर्जी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वेस्ट एशिया के, इससे जुड़े हुए हैं। मतलब कि ऑयल और गैसेस के लिए इन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है वेस्ट एशिया पे। बट इन्वेस्टर्स जो है इन कंट्रीज़ में फेथ दिखा रहे हैं, बिकॉज इनके यहाँ जो एआई से रिलेटेड या सेमीकंडक्टर चिप से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, वो जो है इन्वेस्टर्स को काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया में ये केस नहीं है। उसके बाद जो मेन थीम है इस आर्टिकल का, वो है इंडिया का अपना ग्रोथ स्टोरी। वो ये है कि ऑथर का कहना है कि इंडिया में जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, उसमें कहीं न कहीं उसमें इंडिया लैग करता है। इस वजह से
जो इन्वेस्टमेंट कम होते हैं सो जॉब्स कम क्रिएट होते हैं, जॉब्स कम क्रिएट होते हैं तो जो पर कैपिटा इनकम है वो कम बढ़ता है, और जब वो कम बढ़ता है तो लो कंजम्पशन होता है, लो कंजम्पशन होता है तो फिर और जो है इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, तो ये पूरा साइकिल जो है विशियस साइकिल चला जाता है। इसके बाद इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो इंडिया में जो ग्रोथ मॉडल है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेड ग्रोथ मॉडल है, मतलब कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम है बट गवर्नमेंट जो है स्पेंड कर रही है, और उससे जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहे हैं, उससे जो जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं वो जो है ग्रोथ मॉडल को डिराइव कर रहा है। सो इंडिया के ग्रोथ मॉडल में ये जो है गैप है। और उसके बाद हमने एफटीए जैसा जो अभी यूरोपियन कंट्रीज से हमने एफटीए किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बट हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जैसे कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म कहीं ले ले, जुडिशियल रिफॉर्म कहीं ले ले, ये अगर स्लो होगा तो हम इन एफटीए का जो फुल बेनिफिट नहीं उठा सकेंगे। और डिस्पाइट कि हमारे कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हम उसको अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में नहीं बदलेंगे तो फिर हमारा ग्रोथ स्टोरी जो है इस तरह वीक दिखाई देगा, और फिर इन्वेस्टर्स जो है हमारी इकोनॉमी पे फेथ नहीं दिखाएंगे और फिर अपने पैसे वापस ले जाएंगे। सो इस न्यूज आर्टिकल में जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको समझना है कि क्यों इन कंट्रीज में इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारे यहाँ जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, वो ये आप जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, एक्सप्लेन्ड सेक्शन से लिया गया है। अभी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ समय पहले एक प्रोजेक्ट लाया गया था, ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो कि लगभग उसमें 81,000 करोड़ अलोकेट किया गया है। सो इससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट ये है कि इसमें जो डेवलपमेंट के लिए जो लैंड वगैरह एक्विजिशन किया जाना है, जो लैंड ट्रांसफ़र किया जाना है, वो जो है वो एक इशू बन गया है। उसमें लिटिगेंट जो है, जो एक पीआईएल के जरिए याचिका दायर की गई है कि इसमें जो लैंड ट्रांसफ़र के लिए जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं और उसमें जो ग्राम सभा का कंसेंट होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं लिया गया है। सो ये केस जो है कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष रखा गया है। सो ये न्यूज़ में है। इसमें मेन इशू क्या है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इसमें क्या है, जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, मतलब कि फॉरेस्ट में जो रहने वाले लोग हैं, चाहे एससी एसटी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, उनको जो है कुछ राइट्स दिए गए हैं। अगर इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लाया जाता है तो उनके लिए ये कहा गया है कि उनके रीसेटलमेंट के लिए या उनके कॉम्पनसेशन के लिए वो तो प्रावधान है ही है। एक जो है कि जो लैंड ट्रांसफ़र किया जाएगा, मतलब कि उनको उन एरियाज से जहाँ की वो ओरिजिनली रह रहे हैं, सो वहाँ से ट्रांसफ़र करने के लिए जो ग्राम सभा है उनकी मंजूरी लेनी होती है। ग्राम सभा जिसमें कि किसी भी ग्राम पंचायत के जो एडल्ट पॉपुलेशन है 18 साल से ऊपर के लोग हैं वे शामिल होते हैं और उनकी सहमति लेनी होती है। सो इस केस में कहा गया है कि उन एरियाज में जो सेटल्ड पंचायत है, मतलब कि जिन एरियाज को सेटल किया गया है, मतलब कि उन एरियाज में वो ओरिजिनली लोग नहीं रहते थे, जैसे कि कैंपबेल बे, गोविंद नगर, लक्ष्मी नगर, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। ये आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। कैंपबेल बे नेशनल पार्क और ये ग्लेथिया नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। सो इनमें जो लोगों को सेटल किया गया है, मतलब कि बाद में लोगों को सेटल किया गया है, उनसे जो है ये सहमति ली गई है, और जो ओरिजिनल ड्वेलर्स हैं उनसे सहमति नहीं ली गई है। सो ये जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट जो बनाया गया था 2006 में, उसको वायलेट करता है। सो इसी केस को कलकत्ता हाई कोर्ट जो है हियर कर रही है। इसके बाद इन रूल्स में 2006 जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसमें सब डिविजनल लेवल कमेटी इसकी बात की गई है। ये जो है वो कमेटी होती है जो इस तरह के लैंड ट्रांसफ़र को मॉनिटर करती है और ये जो है इन इश्यूज़ को देखती है। तो इसमें क्या है कि कम से कम 2 मेंबर्स एसटी के होने चाहिए और कम से कम 1 मेंबर जो है वीमेन होना चाहिए। एक मेंबर जो है विमन होना चाहिए। सो इस केस में इस याचिका में कहा गया है कि ये जो है इसका कंपोजिशन जो ये सब डिविजनल लेवल कमेटी बनाई गई है वो जो है प्रॉपर तरीके से नहीं बनाई गई है और वो रूल्स को वायलेट करती है। यहाँ जो एक ट्राइबल जो जनजाति है वो जो मेन सेंटर में है वो है सोम्पेन ट्राइब। ये एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। ये ट्राइबल ग्रुप्स में एक खास किस्म के
ट्राइबल ग्रुप्स है जो कि डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत ही पीछे हैं और जो मेन स्ट्रीम है हमारे कंट्री के उससे आइसोलेटेड है। और ये सोम्पेन ट्राइब जो है इस निकोबार आइलैंड में मतलब वो ओरिजिनली रहते हैं। सो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोम्पेन ट्राइब ये पूछा जा सकता है कि वो किन एरियाज में रहते हैं। सो इस न्यूज आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये आपको याद रखनी है कि जो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो प्रावधान है उसमें जो ग्राम सभा की सहमति लेनी होती है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लेथिया नेशनल पार्क, कैपेबल बे नेशनल पार्क ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर ये सोम्पेन ट्राइब जो है इनका लोकेशन ये कहाँ रहते हैं और ये पीवीटीजी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप इस कम्युनिटी में आते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल वर्ल्ड पेज से रिलेटेड है। कॉन्गो युगांडा, यहाँ पे यूबोला के नए केसेस जो है आए हैं। सो WHO के द्वारा ये ग्लोबल इमरजेंसी या कंसर्न जो है ये फ्लैग किया गया है। सो यूबोला से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने चाहिए। इबोला जो है एक जोनोटिक डिजीज है। जोनोटिक डिजीज करने का मतलब कि वे डिजीज जो कि एनिमल्स से ह्यूमन में ये फैलते हैं और इसका जो मेन जो होस्ट है, नेचुरल होस्ट है, वो फ्रूट बैट्स है, मतलब कि वो चमगादड़ जो कि फल खाते हैं। सो फ्रूट बैट्स ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसका जो मेजर स्ट्रेंथ है, मतलब कि कहने का मतलब कि इबोला वायरस और उसके जो डिफरेंट तरह हैं, मतलब कि उनके जीन्स में डिफरेंस होता है। जायर, सूडान, बुंडी बोगियो ये सब जो है जगह के नाम है अफ्रीका में। उन नामों पे ये वायरस का स्ट्रेन जो है बेस्ड है। ये इबोला वायरस जो है इनका फैटिलिटी रेट काफ़ी हाई है, ये लगभग 50% है, मतलब कि जितने लोगों को होता है उसमें 50% डेथ होती है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 2 to 21 डेज है, मतलब कि जब कोई व्यक्ति जो है इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है तो उसमें जो सिम्टम्स आते हैं इससे रिलेटेड वो 2 से 21 दिनों के बीच में आते हैं। और इसके जो सिम्टम्स हैं जो फीवर, फैटीग, वोमिटिंग, डायरिया, मतलब कि मलेरिया लाइक जो है अर्ली सिम्टम्स होते हैं। अगर इसके वैक्सीन्स की बात करें तो जायरे स्ट्रेन, ये स्ट्रेन, इसको छोड़ के जो दूसरे स्ट्रेन है उनके लिए वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं है। और जो इस तरह के इन्फेक्शन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि ट्रीटमेंट और कंट्रोल मेजर, ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इबोला वायरस और उससे रिलेटेड जो फैक्ट है, ये जेनेटिक डिजीज़ है, फ्रूट बैट एक नेचुरल होस्ट है, फर्टिलिटी रेट 50% है, वैक्सीन केवल जायरे स्ट्रेन के लिए उपलब्ध है। सो ये चीज़ें आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल फ्रंट पेज से रिलेटेड है। ये अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूरोपियन कंट्रीज़ के दौरे पर हैं और उनमें नीदरलैंड अभी वहाँ है। सो ये न्यूज़ में है। इंडिया और नीदरलैंड का जो अभी रिलेशन है वो बायलैटरल है और इसको जो है अगले 5 सालों में स्ट्रेटजिक तौर पे डेवलप किए जाने के लिए ये तय किया गया है। मतलब कि 2026 से 2030 तक इसको स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बनाया जाएगा। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कहने का मतलब क्या है? एक तो है कि बायलैटरल, आप मतलब कि अपने ज़रूरत के हिसाब से उस हिसाब से दूसरे कंट्रीज से रिलेशंस रखते हैं। जबकि स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो है उसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म गोल्स को देखा जाता है। दोनों कंट्रीज अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को असेस करते हैं और ये निर्धारित करते हैं कि वो कंट्री जो है एक दूसरे के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट होते हैं और उस तरह से जो है दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशन जो है आगे बढ़ता है। सो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं उनमें दोनों देश एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। अभी जो इंडिया और नीदरलैंड के बीच पैक्ट किए गए, जो अग्रीमेंट किए गए, उनमें सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, माइग्रेशन, वाटर, रिन्यूएबल एनर्जी। कहने का मतलब नीदरलैंड जो है टेक्नोलॉजी में काफ़ी डेवलप है और उसमें भी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, इसमें नीदरलैंड का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सो इंडिया ने सेमीकंडक्टर पुश के लिए नीदरलैंड के साथ अग्रीमेंट किया है और धोलेरा गुजरात में जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो ये पहले से ही तय किया जा चुका है, तो इसमें जो फैब्रिकेशन प्लांट होगा उसमें जो प्रोसेसेस होगा उसमें नीदरलैंड जो है नीदरलैंड के साथ कॉपरेशन होगा। सो इसको जो है ब्रेन ब्रिज कहा जा रहा है, मतलब कि दोनों कंट्रीज़ के जो ब्रेन है, दोनों कंट्रीज़ को जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इकोसिस्टम है उसको जो है एक ब्रिज से इसको कनेक्ट किया जाएगा।
इसके अलावा दूसरे सेक्टर्स में भी एग्रीमेंट हुए, बट ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, सेमीकंडक्टर पुश जो है। दूसरे सेक्टर्स जो है वो डिफेंस में काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, और यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ उससे जो निकल के अपॉर्चुनिटी आई है उसमें कॉपरेशन, इन सब चीज़ें से रिलेटेड जो है एग्रीमेंट किया गया है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो है धोलेरा गुजरात सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, ये आपको ध्यान रखना चाहिए और ये मेंस में भी आपको काम में आ सकता है। सो ये था आज का इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। आई होप आपके लिए ये यूजफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।